बच्चों, 12वीं कक्षा की हिंदी के वर्ग में आज हम पुनः उपस्थित हैं जूझ कहानी लेकर के। जूझ कहानी पिछले वर्ग में मैंने आपको बताया था कि लंबी कहानी होने के कारण और रुचिकर कहानी होने के कारण, हमसे संबंधित कहानी होने के कारण अगले वर्ग में भी हम आपको इस कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। तो लीजिए, जारी है जूझ कहानी। मैंने बताया था आपको, जूझ शब्द का हिंदी में अर्थ होता है संघर्ष, कठिन परिश्रम, सर्वाइवल के लिए एग्जिस्टेंस करना। पिछले वर्ग में आपने देखा कि आनंदा नाम का लड़का, जो इस कहानी के मुख्य पात्र भी हैं, नायक भी हैं और कहानी के लेखक भी हैं, उपन्यास के लेखक भी हैं, खुद अपने बारे में बताते हैं। जो पिछले वर्ग में हमने चर्चा की थी कि ग्रामीण जीवन कितना सरल होता है, कितना आसान होता है। और साथ ही आपने ये भी देखा था बच्चों कि जब अभिभावक खेती में बच्चों को लगाते हैं, घर के कामों में लगाते हैं, पढ़ने लिखने के लिए उनके पास समय नहीं मिलता, तो शहरी बच्चे तो काफ़ी मस्तिष्क के तौर पर विकसित होते हैं, लेकिन ग्रामीण बच्चों में लगभग साहस का अभाव देखा जाता है, आत्मविश्वास का अभाव देखा जाता है। और किस तरह से माँ को विश्वास में लेकर के जमींदार के यहाँ, दत्ताराव जी के यहाँ जाकर के किस तरह से अपने पढ़ाई के लिए यह बालक रास्ता खोजता है। अब उस कहानी की जो बची हुई कड़ी है आपको बताऊं कि जब लेखक पढ़ाई छूटने के बाद दोबारा वर्ग में जाते हैं, किन किन कठिनाइयों का सामना होता है। तो जाहिर सी बात है, वरिष्ठ सीनियर छात्र, कनिष्ठ जूनियर छात्र। तो 2 साल पहले जिन बच्चों की नज़र में आनंदा नाम का छात्र, यानी इस कहानी का प्रमुख पात्र, सीनियर हुआ करते थे, अब अपने जूनियर बच्चों के साथ बैठना पड़ रहा है क्योंकि बीच में पढ़ाई छूट गई थी। क्या क्या परेशानी होती है। शहरी भाषा में उसे रैंगिंग बोलते हैं, यानी बच्चों को परेशान करना, नए बच्चों को पुराने बच्चों के द्वारा परेशान करना। जब लेखक वर्ग में जाते हैं तो देखते हैं कि सारे छोटे छोटे बच्चे और उसके कक्षा में बैठना है, तो अंदर ही अंदर एक हीन भावना लेखक के मन में आती है। बावजूद इसके बैठते हैं। अब नया होने के चलते एक तरह की हिचक जो होती है, देखा आपने कि पुराने बच्चे कभी इनका गमछा छीन करके, कभी शर्ट नोच करके इन्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं और शिक्षक की नकल उतारते हैं। इसी बीच में वर्ग शिक्षक आते हैं। नारायण वने ये नाम के शिक्षक आते हैं। वे जब बच्चे को डांट करके चले जाते हैं, दूसरे गणित के शिक्षक आते हैं, जिनका नाम मैंने बताया था आपको, मंत्री है, वो आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, चले जाते हैं। उसके बाद साहित्य, मराठी भाषा के शिक्षक सौंदल गेलकर जी आते हैं। जाहिर है साहित्य के टीचर हैं, बच्चों से थोड़ा पारिवारिक हो जाते हैं और जब इस नए बच्चे को देखते हैं, उत्साहित करते हैं, कहते हैं मन लगा करके पढ़ो। लेखक पहली नज़र में तो ये देखता है, नया वर्ग होने के कारण, कि अरे इससे तो अच्छा कहा था कि ढोर चराते, खेतों में पानी पटाते, यहाँ आ गए ये बच्चे सब न तो पढ़ने देंगे और न ही पढ़ेंगे, कहाँ मैं आकर के फंस गया। 1 मिनट के लिए मन में अपराध बोध सा होता है। बावजूद इसके लेखक हार नहीं मानते।
देखते हैं कि बहुत दुबला पतला लेकिन दिमागी रूप से स्वस्थ कक्षा का जो लड़का है उसे शिक्षक बहुत स्नेह करते हैं, सारे बच्चों के बीच में सम्मान है। आते जाते कक्षा में लेखक को पता चला कि यह सब और कुछ नहीं सिवाय पढ़ाई के और कोई वजह नहीं है, कोई कारण नहीं है। लेखक उस बच्चे की नकल करते हुए, उस बच्चे का अनुसरण करते हुए पढ़ाई पर ध्यान देते हैं और देखते ही देखते इतनी प्रगति होती है इनमें पाठ्यक्रम के हिसाब से कि शिक्षक अन्य बच्चों की न केवल कॉपी जांचने के लिए देते हैं बल्कि कभी कभी ज़्यादा भीड़ हो जाने पर बच्चों को देख लेने के लिए भी शिक्षक कहते हैं। और इस तरह से लेखक कक्षा प्रधान जो होता है उसके सहायक बन जाते हैं, पढ़ाई में खूब मन लगाते हैं, घर पर आकर के खेतों में काम करते हैं, क्योंकि लेखक की सोच पहले ही वर्ग में आपको बताया कि खेती करने से तो कुछ होगा नहीं, खेती में तो अर्थशास्त्र की भाषा का क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम ये लागू होता है, मात्रा बढ़ती जाएगी गुणवत्ता घटती जाती है, इस तरह की बात। खेती से कुछ होगा नहीं, अगर कोई जॉब हो जाए, नौकरी मिल जाए तो जीवन का ढर्रा ही बदल जाता है। सो लेखक ने पढ़ाई में मन लगाना शुरू किया और मराठी के जो शिक्षक थे इन्हें बहुत मानने लगे, स्नेह करने लगे और वो इतने कक्षा में मग्न हो जाते थे पढ़ाने के दरमियान, बताते थे किन किन कवियों की कविताएं हैं, किन किन लेखकों की कहानियां हैं, और उसमें वो जब भाव विभोर हो जाते थे, ये बात हमारे लेखक को बहुत प्रभावित किया। हमारे लेखक, चूँकि शिक्षक और छात्र का जो रिश्ता होता है बताने की ज़रूरत नहीं है, भारतीय संस्कृति में इन पर इतना असर पड़ता है कि जब घर पर भैंस को चरा रहे होते हैं, खेतों में सिंचाई कर रहे होते हैं, तो अपने शिक्षक की नकल करते हुए फूल पत्ती, बगीचे, जंगल, फसल पर तुकबंदी करते हैं, पंक्ति बनाते हैं, कविता रचते हैं और कल होकर के वर्ग में शिक्षक को दिखाते हैं। शिक्षक देखते हैं, बड़ी खुशी होती है, प्रोत्साहित करते हैं और इसका नशा हमारे लेखक पर ऐसा पड़ता है कि लेखक अब तो जो पंक्ति याद आती है, जो शब्द पुंज जिसको ये सांचे में ढालते हैं, कविता के सांचे में, उसको भैंस की पीठ पर कभी लिखने का काम, कभी जमीन पर लिखने का काम, कभी पत्थर पर किसी भी खड़िया वगैरह से लिखने का काम, और जब वह पूर्ण रूप से पूरा हो जाता है तब उस सबको हाथ से मिटा देने का काम ये करते हैं। छात्रों, एक तरफ तो हमारे लेखक में ग्रामीण अंश लिखता है, दूसरी तरफ बचपन है, तीसरी तरफ रचनात्मकता है और चौथी तरफ जीवन जीने की जिजीविषा है। इतने सारे गुण हमारे लेखक में कविता करने लगते हैं और ऐसी धुन सवार होती है इन पर कविता रचने की कि कभी कभी तो इंतहा, पराकाष्ठा जिसे कहते हैं, कभी कभी तो ये होता है कि रात के 12 बजे कविता जब पूरी होती है उसी समय अध्यापक के घर चले जाते हैं, अध्यापक को दिखाते हैं। दूसरे अध्यापक होते नकारात्मक प्रतिक्रिया देते, लेकिन सौंदल गेलकर जी जो हैं मराठी के शिक्षक, बहुत बड़े कवि भी हैं और लेखक को प्रोत्साहित करते हैं। कभी नहीं कहा कि तुम वजह बेवजह समय असमय क्यों चले आते हो। उन्होंने इनका मार्गदर्शन किया। लेखक हमारे पाठ के अनुसार लेखक हैं, लेकिन हैं ये कवि मूलतः मराठी भाषा के। मैंने पहले वर्ग में आपको बताया था कि ये मराठी, हिंदी और संस्कृत तीनों भाषा के विद्वान थे।
अब जब कविता करने में पारंगत हो जाते हैं तो वो शिक्षक ही इनकी कविताओं को पत्र पत्रिकाओं में छपवाते हैं और लेखक के जीवन पर उनका ऐसा असर पड़ता है। लेखक कहते हैं, मुझे तो पहले अकेलापन काटने के लिए दौड़ता था कि मेरा कोई साथी नहीं है, मेरा कोई संगी नहीं है, मैं अपना समय कैसे व्यतीत करूं। लेकिन जब कविता का ज्वर चढ़ा उसके बाद लेखक दिन रात सुबह शाम खाना नाश्ता क्या होता है सब कुछ भूल करके केवल काव्य रचना करने में मग्न हो जाते थे। इन्हें पता नहीं था कि एक रोज ये साहित्य अकादमी अथवा पद्म विभूषण जैसी किताबों को लेकर के और इतने बड़े सम्मान इन्हें मिलेगा, इसका इन्हें एहसास नहीं था। इस तरह से हमने देखा इस पाठ में और शीर्षक से रिलेट होने के कारण कि गांव में निम्न मध्यम वर्गीय किसान और मजदूर का बेटा जिसे पढ़ाई करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, शहर की तरह ड्रेस छोड़िए, ऊंची फी छोड़िए, आने जाने के वाहन के साधन को छोड़िए, वहाँ तो साबुत कपड़ा पहनने के लिए, तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं है। गोबर खेती सिंचाई करते हुए उसमें भी अगर खसूट स्वभाव वाला अभिभावक मिल गया तो खुद मार्ग का रोड़ा बन जाता है। इन सब कठिनाइयों को पार करते हुए जब वर्ग में गए, छात्रों ने नया छात्र होने के कारण किस तरह से परेशान किया। शुरू में कैसे लगा कि धत इस पढ़ाई से तो वो पानी खेतों को सींचना ही अच्छा था। इन सभी बाधाओं को पार करते हुए धीरे धीरे उम्र भी बीतती गई, लेखक में परिपक्वता भी आती गई और इस तरह से लेखक अपने जीवन को उस रंग में रंग डाला। बड़ा अच्छा किसी ने कहा है कि विज्ञान और तकनीक क्या करता है, साधन उपलब्ध कराते हैं, लेकिन अगर इंसान की बुद्धि को झुकाना और मोड़ना है उसके लिए साहित्य ही एकमात्र उपाय है। लेखक का झुकाव साहित्य की तरफ होता है, बहुत बड़े साहित्यकार बनते हैं, देश विदेश के नामी गिरामी सम्मान पुरस्कार इन्हें मिलता है, नाम होता है सो अलग। और इस तरह इन्होंने यह झुठला दिया कि साधन के अभाव में सफलता नहीं मिलती है। इस पाठ में हमने देखा कि नन्हा सा बच्चा किस तरह से एक कवि के पद को प्राप्त करता है और यह सब होता है केवल संघर्ष के बल पर, कठिन परिश्रम के बल पर, हार न मानने की जिद के कारण। इस तरह से इस कहानी में आपने देखा कई शिक्षकों के नाम आए, छात्र और इन लेखक के साथ पढ़ने वाले बच्चों के नाम आए। क्या परिस्थितियां हैं वो हमने इस पाठ में देखा और देखा शीर्षक की सार्थकता को साबित करते हुए कि वास्तव में अगर लेखक संघर्षशील स्वभाव के न होते, अगर जुझारू स्वभाव के नहीं होते तो जितनी परेशानी हुई है उतने में तो कोई भी दूसरा छात्र या कोई भी दूसरा व्यक्ति अपने मार्ग को छोड़ करके परिस्थिति से समझौता कर लेता। लेकिन हमारे लेखक ने ऐसा नहीं किया। यह इस शीर्षक की सार्थकता को साबित करता है। तो इस तरह से यह कहानी अपने इख्तिताम को पहुंचती है, कहानी अपनी जगह पर पहुंचती है और हमारी कक्षा में बैठे हुए इन छात्रों को भी इस पाठ से ये सीख मिलती है कि जब लेखक ऐसा कर सकते हैं तो आप लोगों को तो शहरी वातावरण में सभी साधन उपलब्ध है, हर कोई अपना अपना इफर्ट, अपनी अपनी क्षमता आपको देने के लिए तैयार है और एक से एक साइंस और टेक्नोलॉजी के
विकास होने के कारण आपके पास तो इतने सारे मौसम हैं कि आप बहुत ऊंचे उठ सकते हैं। और यह कहानी निश्चित रूप से न केवल हमारे छात्रों को, हमें भी प्रेरित करती है कि जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, कितनी भी बाधाएं आए, हमें हार नहीं मानना है और हमें जो लक्ष्य लेकर के चले हैं वहां तक पहुंचने के बाद ही हमें अपने पैरों को विराम देना है, उससे पहले हमें रुकना नहीं है। कहानी की परिभाषा भी अंत में बताता चलूं आपको। रामधारी सिंह दिनकर का नाम आपने सुना होगा, राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं। कहानी को उन्होंने अपनी भाषा में परिभाषित करते हुए कहा था, पत्थर को पिघला न सके, पत्थर को पिघला न सके वो करुणा भरी कहानी क्या, डरने लगी मरण से जो वह चढ़ती हुई जवानी क्या। तो कहानी में वो शक्ति होती है, कहानी में वो तत्व होते हैं, कहानी में वो जज्बा होता है कि इंसान के चरित्र को ही नहीं बदलते देता है, उनकी दशा और दिशा को भी बदलता है। ये है हमारे भारतीय साहित्य की शक्ति। धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।